थायराइड का और वजन बढ़ने का और डायबिटीज का, इन तीन चीजों का आपस में क्या लिंक है? T3 और T4 का जो हार्मोन है वो बेसिकली जब कम बनाता है तो आप समझे कि आपकी पूरी बॉडी का जो मैकेनिकल सिस्टम है, यानी कि आपकी बॉडी का, मैं बहुत आम अल्फाज में कहूँ तो हमारी बॉडी का जो पहिया है, हमारा जो इंजन जो चल रहा है, जितने भी हमारे जिस्म में काम हो रहे हैं वो सब स्लो डाउन हो जाते हैं। यानी कि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, ऑटो इम्यूनिटी की वजह सबसे ज़्यादा होती है, तो कम से कम साल में एक दफ़ा रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है, लेकिन बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। जनवरी का महीना बेसिकली थायराइड अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स को थायराइड के बारे में बताएं। तो आज हम एक ऐसे सिम्टम की बात करेंगे जो कि अक्सर हमारे शुगर के पेशेंट या हाई रिस्क वाले पेशेंट या प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स परेशान होते हैं कि उनका वज़न कम नहीं हो रहा। तो क्या कोई थायराइड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कौन से थायराइड का डिसऑर्डर हो सकता है? थायराइड का बेसिकली कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? कौन सी ऐसी बीमारी है? कैसे उसकी तशख़ीस की जाती है? क्या उसका इलाज है? कैसे उसकी डायग्नोसिस होगी और क्या प्रिकॉशंस हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली थायराइड के हवाले से। बेसिकली थायराइड का और वज़न बढ़ने का और डायबिटीज़ का, इन तीन चीज़ों का आपस में क्या लिंक है? हम थोड़ा सा, चूँकि हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम ज़रूर बताते चलें कि बेसिकली थायराइड ग्लैंड यानी कि जो गुदूद है वो आपके गले के बीच में यहाँ पर मौजूद होता है। ये बहुत छोटा सा गुदूद, लेकिन इसके हमारी बॉडी पे, हमारे जिस्म पे बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होता है। उससे निकलने वाला हार्मोन होता है जो कि थायराइड हार्मोन कहलाता है। और ये थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारे जिस्म का जो पूरा मैकेनिकल, हमारी जो जिस्म में जितना भी आप समझें कि काम हो रहा है, हर काम में इस थायराइड हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। यही वजह है कि अगर थायराइड हार्मोन सही तरीके से काम ना करे या उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए तो इंसानी जिस्म पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जिसे आम इंसान कहते हैं कि मुझे तो थायराइड का प्रॉब्लम है। ये बात ज़रूर याद रखें कि थायराइड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर से निकलने वाला जो हार्मोन है वो अफेक्ट होता है। या तो वो नहीं निकलता या वो बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर तो वो नहीं निकलता तो हम उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और अगर ये बहुत ज़्यादा निकलता है तो हम इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद है मोटापे का थायराइड से लिंक करना। तो याद रखिए कि थायराइड हार्मोन अगर कम निकल रहा है, यानी कि बन नहीं रहा किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इस पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो पहले भी बनाई हुई है। अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है, यानी कि आपके खून में T3 और T4 का जो हार्मोन है वो बेसिकली जब कम बनाता है, तो आप समझें कि आपकी पूरी बॉडी का जो मैकेनिकल सिस्टम है, यानी कि आपकी बॉडी का, मैं बहुत आम अल्फाज में कहूँ तो हमारी बॉडी का जो पहिया है, हमारा जो इंजन जो चल रहा है, जितने भी हमारे जिस्म में काम हो रहे हैं वो सब स्लो डाउन हो जाते हैं। यानी कि आपका खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो जितनी भी चिकनाई है वो जिस्म में जमना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, इंसान बहुत सुस्त हो जाता है, थका थका सा रहता है, दिमागी तौर पे बहुत स्लो हो जाता है, भूख उसे कम लगती है, लेकिन उसका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैं आपको बता रही हूँ टिपिकली हाइपोथायरॉयडिज्म की अलामतें, यानी कि जिसमें आपका T3 और T4 नहीं बन रहा, तो आपकी बॉडी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक स्लो हो जाती है। आपके बाल कम ग्रो करेंगे। नंबर 2 पे आता है कि आपको ये मुँह जो है, बेसिकली आपकी जो भूख है, अगर हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएँ तो भूख जो है वो आपको कम लगती है। इंसान दिमागी तौर पे थका हुआ रहता है। जिस्मानी तौर पे आ जाएँ तो खाना जो है वो देर से हज़म होता है।
खाना देर से हज़म होता है। फिर आप पेट की तरफ आएँ तो आपकी जो बावल मूवमेंट है, आपकी जो कब्ज़ की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल स्टूल पास कम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये सिम्पटम्स हों, लेकिन ये है। तो ओवरऑल आप बहुत थके हुए, सुस्ती की शिकायत, ये तमाम चीज़ें बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज़म में होती हैं। हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स में डायबिटीज़ का खतरा और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज़म होने का खतरा, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ लिंक हैं। 100% लोगों में नहीं होता, लेकिन चूंकि जैसे जिक्र किया कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके जिस्म स्लो हो जाता है, तो इंसुलिन के काम करने की जो सलाहियत है, याद रखिए कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत हाइपोथायरॉयडिज्म में भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका थायराइड लेवल कम है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म की एक वजह होती है, यानी कि जो थायराइड का जो गुदूद है वो अपने काम करने की सलाहियत खो देता है उन लोगों में जिसमें ऑटो इम्यूनिटी का खतरा होता है। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? वो तमाम बच्चे या यंग जो जवान लोग होते हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है और वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, यानी कि जिसके अंदर जिस्म में खुदकार निज़ाम के जरिए डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसे लोगों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा बढ़ जाता है। तो अब सवाल चूंकि हमारा ये था कि अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं, वाइस वर्सा सिचुएशन देखें, अगर आपको शुगर है और आपकी इंसुलिन के काम करने की सलाहियत कम है, तो ये भी आपको हाई रिस्क पे डाल देता है कि आपकी बॉडी में थायराइड का फंक्शन भी स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम भी दो ही वजूहात से होता है और डायबिटीज़ भी दो वजूहात से होती है, ऑटो इम्यूनिटी या फिर जिस्म में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है, यानी कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत डिस्टर्ब हो जाती है। थायराइड का प्रॉब्लम भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है, तो ये दोनों वजहें शेयर करते हैं। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और आपकी शुगर कंट्रोल में रह रही है और आपका वज़न स्टक हुआ है, वज़न बढ़ता जा रहा है, आपका खाने की खुराक आपकी कम है, जिस्मानी तौर पे बहुत सुस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने खून का टेस्ट करवा के अपने थायराइड फंक्शंस को रूल आउट कर लें। याद रखें कि थायराइड की पूरी प्रोफाइल करवाया करें, जिसमें T3, T4 और TSH, ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में डिटेल में बताइएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि T3, T4 और TSH का क्या मतलब होता है। कंप्लीट रिपोर्ट करा के देन अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक के साथ थायराइड है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपके साथ ये सिम्टम्स हैं तो आपने फ़ौरन थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है। और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कम से कम हर 3 साल में, वैसे तो एनुअली भी कहा जाता है, लेकिन अगर कोई रिस्क नहीं है तो कम से कम 3 साल में आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं, अगर तो आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, ऑटो इम्यूनिटी की वजह सबसे ज़्यादा होती है, तो कम से कम साल में एक दफ़ा थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराएं। और इनिशियली जब डायग्नोस होता है, अगर आपका बच्चा जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है, तो डायग्नोसिस तशखीस के वक्त आप थायराइड की एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, जिसे हम TPO कहते हैं, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी, वो भी आपके हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट कर देगा। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करानी है आपने, थायराइड का फंक्शन टेस्ट भी कराना है, ताकि अगर खास तौर पे मैं मोटापे वाले मरीजों के लिए कह रही हूँ कि आपने ज़रूर कराना है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म की जो ट्रीटमेंट होती है वो बेसिकली पूरी दुनिया में एक ही इलाज है, दैट इज़ अ थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने डोज को सेट करें। निहार मुंह गोली खाई जाती है, लेकिन कितनी खानी है, किसको कितनी खानी है, उसका फैसला हम हर मरीज का डिफरेंट करते हैं। तो ये थी तमाम बातें। तो आपने अब अपने वज़न से घबराना नहीं है, अपनी मेडिकल एवेलुएशन कराइए और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड अवेयरनेस मैसेजेस को आगे ज़रूर स्प्रेड करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।